हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। और मैं प्रतिभा आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल संभव पर। हमने जो सीरीज़ जो स्टार्ट की है इतिहास के विषय में, इसे हम क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे, मैंने आपको कहा था। तो उसी क्रम में आज हम अपना नया लेक्चर लेके आए हैं। सबसे पहली बात, मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि हमें अपने जीवन में रिस्क हमेशा लेना चाहिए। यानी हमारी जो इच्छाएं हैं उन्हें पूरी करने के लिए हमें कहीं ना कहीं रिस्क लेना ही पड़ता है, और लाइफ में लेना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके दो फायदे हैं। अगर आप जीत जाते हो तो आप लीड कर ही जाओगे, यानी आप विजेता हो। अगर आपकी जीत में कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है या आप उस जीत तक नहीं पहुंच पाते हो, तो भी आपको कहीं ना कहीं अनुभव मिलता है, और उस अनुभव को आप दूसरों को शेयर कर सकते हो, दूसरों से उस अनुभव को बांट सकते हो, दूसरों को गाइड कर सकते हो। तो इसीलिए हमें हमेशा अपनी लाइफ में क्या है, रिस्क लेना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ ही हम शुरू करते हैं अपना ये लेक्चर। हमने पहले देखा कि इतिहास के विषय में किस तरीके से इतिहास को किन किन भागों में बांटा गया है, फिर जो हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास है उसे किन किन भागों में बांटा गया है। ये सारी चीज़ें हम पहले लेक्चर में देख चुके हैं। तो उसके बाद हम पहुंचे थे अपने पुरा पाषाण काल पर। पुरा पाषाण काल को मैंने आपको बताया था कि तीन भागों में बांटा गया है। जो हमारा प्रागैतिहासिक काल है उसको हमने तीन भागों में बांटा है। आपका पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो हम बात करते हैं कि जो पाषाणकालीन सभ्यताएं हैं उनके विषय में हमें प्रथम जानकारी कहाँ से मिलती है। तो जो पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल की जो हमें सबसे पहली जानकारी मिली वो मिली 1863 ईस्वी यानी एडी में। 1863 ईस्वी में जो रॉबर्ट ब्रुसफुट थे, उन्होंने मद्रास के पास जो चेन्नई है, मद्रास चेन्नई में, वहाँ पल्लवपुरम नामक एक स्थान है जहाँ पर उन्होंने पूरा पाषाणकालीन औजारों की सबसे पहले खोज की थी, और सबसे पहली जानकारी यहीं से हमें मिलती है। दूसरा है हमारा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल जो है इसकी जानकारी हमें मिली 1867 ईस्वी में, 1867 ईस्वी में। इसकी जो खोज थी वो विंध्य क्षेत्र में सबसे पहले की थी C.L. कार्लाइल नामक एक पुरातत्ववेत्ता ने। वहीं जो नवपाषाण काल है, नवपाषाण काल की जो जानकारी हमें मिलती है वो मिलती है 1860 ईस्वी में। जो लैनमे सूरियर थे, उन्होंने टोंस नदी घाटी जो यूपी में पड़ती है, इसमें सबसे पहले खोज की थी, और वहाँ उनको नवपाषाण काल के जो औजार थे वो मिले थे। ठीक है, तो ये तो हो गई कि भाई इनकी जानकारी कैसे मिली। अब हम देखेंगे इनके संबंध में कुछ जानकारी। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे हम यूज़ करते हैं ईसा पूर्व या ईसवी, इन सब तिथियों को हम कैसे देख सकते हैं। तो बहुत आसान सी बात है, बहुत लोगों को पता भी होगी, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि जैसे हम प्रयोग करते हैं BC, यानी जो है हमारा ईसा पूर्व। तो ईसा पूर्व जो है उसको हम रखते हैं ईसा मसीह के जन्म से पहले, उससे पूर्व। और एडी यानी जो है हमारा एडी जो है वो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है एनो डोमिनी। यानी जो ईसा मसीह का जन्म है, जो उनके जन्म का वर्ष है, उसके बाद की जो तिथियां हैं उन्हें हम बोलते हैं ईस्वी। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, मैं बताऊं आपको। जैसे एक लाइन है, ये हमारा एक समय की लाइन है, आप ऐसे मान लीजिए ये है हमारा, इसे हम 0 मान लेते हैं। यहाँ हो गया है ईसा मसीह का जन्म। तो ईसा मसीह के जन्म से आगे की जो तिथियां हैं उन्हें हम बोलते हैं ईस्वी। यानी ये जो सन होंगे हमारे वो चलेंगे सारे प्लस में, जैसे 1 2 3 4 5, यानी ये इनको हम प्लस में ऐड करते हुए चलेंगे, जो हमारे ईस्वी है यानी जो हमारा एडी है। और इससे पहले, ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो तिथियां हैं उन्हें हम बोलते हैं ईसा पूर्व, यानी BC, बिफोर क्राइस्ट। तो ये जो हमारी तिथियां हैं वो ईसा मसीह के जन्म से कितनी पहली हैं उनका ये अनुमान लगाया जाता है। यानी ये इनसे 1 साल पहली है, ये माइनस में चलेंगे, या 2 साल पहली है, या 3 साल पहली है, या 4 साल पहली है। तो जैसे हम देखते हैं कि मानव का विकास 3 लाख साल पहले हमें दिखाई देता है भारत में,
या इस तरीके की जो तिथियां हैं आप उन्हें मान के चलिए कि हम बिल्कुल यहाँ लास्ट में पहुंच गए और यहाँ से हमने शुरू किया, और फिर इधर हम जब चलेंगे तो ईसा मसीह के जन्म तक हमें पहुंचना है। तो हम उसमें क्या करेंगे, माइनस करते हुए चले जाएंगे कि भाई सबसे पहले 3 लाख आ गया, फिर 2 लाख आ गया, फिर 1 लाख आ गया। इस तरीके से ये जो हमारा चलेगा वो चलेगा हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी माइनस करते हुए हम इसको चलेंगे। और जो हमारी ईसवी है यानी जो हमारी एडी है उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हमारी तिथियां जो है वो प्लस होती चली जाएंगी। जैसे अभी आप देख ही रहे हो 2000, 2001, 2002, 2003, अब हम 2022 में पहुंच गए हैं। ठीक है, ये छोटी सी बात थी, जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। साथ ही साथ जैसे हम बात करते हैं पुरातत्व विभाग की, कि पुरातत्व विभाग ने जो इतिहास लिखा है वो किन आधारों पर लिखा है, तो जो प्राचीन काल के अभिलेख मिले हैं, स्तूप मिले हैं, जो पुरास्थल मिले हैं, ये कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में भी हमें पता होना जरूरी है। तो अभिलेख हम किसे बोलते हैं, अभिलेख बोलते हैं हम जो पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतह पर बने हुए हैं, पत्थर या धातु पर उत्कीर्ण कुछ लेख हमें मिले हैं, लिखे हुए मिलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं अभिलेख। इसी तरीके से स्तूप जो है, स्तूप का शाब्दिक अर्थ है टीला। तो प्राय जो सभी स्तूपों के अंदर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि डिब्बा रूपी यानी एक बॉक्स उन्होंने बनाया हुआ है, और उसमें महात्मा बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के जो अवशेष हैं, जैसे दांत हो गई, हड्डी हो गई, राख हो गई, या और उनके प्रयोग के सामान थी, सामग्री वगैरह जो थी वो उनमें सुरक्षित रखी गई हैं, और उनके ऊपर एक टीला बना दिया गया है। इस तरीके से उन्हें हम बोलते हैं स्तूप। इसके साथ ही साथ पूरा स्थल, पूरा स्थल सिर्फ उस स्थान को बोलते हैं जहाँ खुदाई से औजार, बर्तन, इमारतें, ये सारे अवशेष हमें मिलते हैं, उस स्थल को हम बोल देते हैं पूरा स्थल। यानी जहाँ खुदाई की जा रही है उस स्थल को हम बोलेंगे पूरा स्थल। ये जो पुरा स्थल हैं ये प्राय हमें कहाँ मिलते हैं, ज़्यादातर ये मिले हैं हमें जल स्रोतों के आसपास, जैसे नदियों के पास, तालाब के पास, समुद्र के पास। अब देखो, पहले की अगर हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल की, तो सबसे जो स्टार्टिंग का पीरियड था उसे हम बोलते हैं हिमयुग। यानी उस समय पूरी पृथ्वी पर हमें बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है, चारों ओर जो पृथ्वी थी वो बर्फ से ढकी हुई थी। फिर धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन हुए, जलवायु में क्या हुआ, परिवर्तन जब आना शुरू हुआ तो गर्मी बढ़ने लगी। गर्मी बढ़ने से क्या हुआ कि जो बर्फ था वो धीरे धीरे पिघलना शुरू हुआ, और बर्फ के पिघलने से ही ये जो हमारे जल स्रोत थे, जैसे नदियाँ, नहरें, तालाब, ये सारे बनने शुरू हो गए। अब जब ये बनने शुरू हो गए तो मानव के सामने सबसे जो बेसिक नीड थी वो क्या थी, पीने के लिए उसको पानी चाहिए था। तो इसीलिए उसने जो अपने स्थल बनाए, यानी रहने के जो ठिकाने बनाए उसने, वो नदियों के, तालाबों के, झीलों के आसपास ही बनाए, ताकि उन्हें प्रयोग के लिए पानी आसानी से मिल सके। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अपना पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल को हमने क्या किया है, जो हमारी पैलियोलिथिक एज है इसको भी हमने दोबारा से फिर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब इसके कौन कौन से खंड हैं, इसमें सबसे पहला खंड है हमारा निम्न पुरापाषाण काल, यानी जिसे लोअर पैलियोलिथिक एज हम बोलते हैं। दूसरा है हमारा मध्य पुरापाषाण काल, जिसे हम अर्लियर पैलियोलिथिक एज बोलते हैं। और तीसरा है हमारा उच्च पुरापाषाण काल, यानी अर्ली पैलियोलिथिक एज। अब इसकी जो टाइमलाइन है, अगर हम समय काल इनका देखते हैं, तो निम्न पुरापाषाण काल जो है वो 3 लाख ईसा पूर्व से शुरू होता है, और ये 50,000 ईसा पूर्व तक यानी बीसी तक हम इसका समय मानते हैं। फिर जो मध्य पुरापाषाण काल है वो हमारा 50,000 ईसा पूर्व से शुरू होता है और 40,000 ईसा पूर्व तक ये चलता है। उच्च पुरापाषाण जो है वो 40,000 ईसा पूर्व से शुरू होता है और 10,000 ईसा पूर्व तक ये इसकी टाइमलाइन चलती है। इन कालों में भी बहुत सारे परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं, इसीलिए हमने इनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसे उच्च पुरापाषाण काल की बात करें तो उच्च पुरापाषाण काल आने तक जो होमोसेपियंस नामक मानव जाति हमें मिलती है वो आ चुकी थी, और इससे पहले की जो जातियाँ थी उनका अलग अलग नाम देखा जाता है। उसके बारे में मैं आपके लिए अलग से एक लेक्चर लेके आऊँगी। ठीक है, तो अभी जैसे हम देखते हैं पुरापाषाणकालीन पत्थर, या पुरापाषाण काल के विषय में अगर हम बात करें तो उस समय का जो मानव था वो क्या था, पहले खुले आकाश के नीचे रहता था। पहले उसको घर के विषय में नहीं पता था कि हम कैसे सर्दी गर्मी से बच सकते हैं। फिर धीरे धीरे उसके मस्तिष्क का विकास हुआ और उसने कहाँ जगह ली,
वो गुफाओं में जाके रहने लगा। गुफाओं में उसने शरण ली, उन्हें अपने घर के एक अपना घर बना के वो गुफाओं में रहने लगे। फिर इसके साथ ही साथ हमें देखने को मिलती है कि जो सभ्यताओं का इनका विकास हुआ है, जितने भी काल आए हैं, उनमें जो निवास स्थान हमें ज़्यादातर मिलते हैं वो कहीं ना कहीं जल स्रोतों के आसपास, नदियों तालाबों के आसपास भी हमें देखने को मिलते हैं, ताकि उनकी जो पानी यानी जल की जो आवश्यकता की पूर्ति थी वो आसानी से हो सके। वो अपने भोजन के लिए क्या करते थे, शिकार करते थे। उस समय उन्हें जो फसल उगाने की या खेती करने का काम उनको अभी तक नहीं आया था। वो नवपाषाण काल में हम देखेंगे उसका जो खेती का विकास होगा। तो अभी तक उसे अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर रहना पड़ता था, या तो जो कंदमूल उन्हें मिलते थे उन्हें खा लेते थे, नहीं तो जो कच्चा मांस था उसके ऊपर ही उनका जीवन निर्वहन होता था। अब शिकार करने के लिए उन्हें किस चीज़ की आवश्यकता थी, यानी मांस के लिए उन्हें शिकार करना होगा, और शिकार करने के लिए उनके पास औजार होने चाहिए। तो उन्हीं औजारों का जो प्रयोग उन्होंने किया वो उन्होंने निर्मित किए पत्थर से। उनके जितने भी औजार थे वो सभी पत्थर से निर्मित होते थे। अब इसी काल की एक सबसे जो मुख्य बात है वो है आग की खोज। मानव ने पुरापाषाण काल में ही आग की खोज भी कर ली थी। इसके विषय में आप लोगों को पता होगा कि आग की खोज कैसे की थी उन्होंने, वो भी पत्थर से ही की थी। पत्थर को पत्थर से टकरा के उन्होंने आग की खोज की थी, और इसी आग की खोज से एक नया विकास उनमें आया कि वो अभी तक जो कच्चा मांस खाते थे वो उस मांस को अब पका के खाना शुरू उन्होंने कर दिया था। ठीक है, इसके साथ ही साथ उन्होंने बाद का जो काल है हमारा पुरापाषाण काल का, उसमें उन्होंने चित्र बनाना भी सीख लिया था। यानी पुरानी गुफाएं ऐसी हमें मिलती हैं, ऐसे साक्ष्य हमें मिलते हैं जिनमें उन्होंने चित्रों को अंकित किया हुआ है। वो चित्र भी हमें देखने को आसानी से मिल जाते हैं। वहीं उन लोगों में अब किस चीज़ का विकास हुआ था, मैंने पहले भी आपको बताया कि उनके जो औजार थे उनको क्या करते थे, वो एक ही इंसान या एक ही व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकता था। उसको कैरी करने के लिए उनको कई लोगों को मिलके समूह में काम करना होता था। तो इसी के साथ साथ ही उनकी जो सामूहिक भावना थी, साथ मिलके रहने का जो एक भाव था, तो वो भी उनके अंतर्गत सामूहिक भावना भी जागृत हो गई थी। वो झुंड में रहने लगे थे, एक समूह बना के रहने लगे थे। इसके विषय में हमें कहाँ से जानकारी मिलती है, उत्तर प्रदेश का ही एक स्थान है मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश का जो मिर्जापुर है, वहाँ की गुफाओं से हमें ये पता चलता है, ऐसे साक्ष्य हमें मिलते हैं कि उस समय को जो मानव था वो समूह बनाकर रहता था। और साथ ही साथ ये हम समझ ही गए कि ये जो काल था हमारा पूरा पाषाण काल को हम बोल सकते हैं आखेटक युग। आखेटक युग क्यों से बोल सकते हैं, क्योंकि ये लोग शिकार करते थे, आखेट करते थे। और इसके साथ ही साथ लास्ट का जो हमारा आपका जो उच्च पुरापाषाण काल है, उस काल तक आते आते ये फिर संग्राहक भी होने शुरू हो गए थे। इन्होंने संग्रह करना भी सीख लिया था कि मान लो अभी मौसम थोड़ा गर्म है, जलवायु थोड़ी गर्म है, तो वो क्या करते थे, शिकार कर लेते थे, और बहुत सारा मांस जो था वो इकट्ठा करना भी उन्होंने शुरू कर दिया था। उस मौसम के लिए जैसे बरसात है या ठंड आ जाएगी तो उसमें वो लोग शिकार नहीं कर सकते थे आसानी से, तो उसके लिए भी उन्होंने अब धीरे धीरे स्टोरेज करना शुरू कर दिया था। अब हम बात करते हैं पुरापाषाण के जो क्षेत्र थे, यानी पैलेलिथिक एज जो है उसके जो प्लेसेस थे उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रही हूँ। पुरापाषाण काल में हमें मुख्य रूप से मैंने आपको बताया निम्न पुरापाषाण काल यानी लोअर एज जो थी इसकी, अर्लियर एज जो थी और अर्ली एज जो थी, निम्न मध्य और उच्च पाषाण काल जो थे उसमें जो इनके पत्थरों के औजार थे उनकी बनावट हमें थोड़ी भिन्न भिन्न भी मिलती है। जैसे अगर हम निम्न पुरापाषाण काल की बात करते हैं तो निम्न पुरापाषाण काल में क्या हुआ था कि इनके जो औजार थे उन्हें शल्क बोलते थे, यानी ब्लेड थे। वो मध्य में वो फल्क उन्होंने विकसित किया, और जो उच्च पाषाण काल आता है उसमें शल्क और फल्क दोनों ही हमें देखने को मिलते हैं। अब जो जो ये है हमारा शल्क यानी ब्लेड्स जो हैं वो कैसे होते थे, वो बहुत ही नुकीले औजार होते थे, बहुत ही एक तरीके से धारदार औजार इन्होंने बनाए हुए थे। और जो ये फल्क थे, ये फल्क ऐसे होते थे कि जैसे पत्थर की जो पपड़ियाँ थी, इस तरीके से आप देख सकते हो
उन्हें बोलते थे फल्क। ये हमें कहाँ से मिले हैं? जो ये निम्न पुरापाषाण काल के क्षेत्र हैं, इनकी जानकारी ज़्यादातर हमें मिली है, या इनके जो साक्ष्य हमें मिले हैं वो है पाकिस्तान की सोहन घाटी से, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का जो मिर्ज़ापुर है वहाँ की बेलन घाटी से। जो हमारा मध्य पुरापाषाण काल है, मध्य पुरापाषाण काल के विषय में जो साक्ष्य हमें मिलते हैं वो मुख्य रूप से मिलते हैं सोन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी और तुंगभद्रा नदी घाटी पर। ये बात हम पहले ही बोल चुके हैं कि इनके जितने भी स्रोत मिलेंगे वो कहीं ना कहीं जल स्रोतों के आसपास ही मिलेंगे, हमें नदी घाटियों के आसपास ही हमें देखने को मिलेंगे। जो उच्च पुरापाषाण काल है उसके बारे में अगर हम बात करें तो ये और ज़्यादा भारत की, आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये हो गया हमारा इंडिया। मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूँगी। तो इसमें क्या है कि हम जितनी भी सभ्यता और संस्कृति देखेंगे वो मेनली कहाँ परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा? ये मिलेगा हमें उत्तर पश्चिम की ओर। ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो गया हमारा साउथ, ठीक है, ये हो गया हमारा ईस्ट और ये वेस्ट। तो जो नॉर्थ वेस्ट एरिया है, हम पूरे इतिहास में आप ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पर, आगे हम जो भी लेक्चर लेके आएंगे उनमें भी आप देखिएगा कि जो भी परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा वो इसी सीमा पर सबसे पहले विकसित होगा, और फिर वो विकास धीरे धीरे अंदर जाएगा और नीचे दक्षिण भारत तक वो पहुँचेगा। लेकिन जो परिवर्तन का काल होगा, जो शुरुआत होगी वो इसी दिशा में ही होगी। जैसे आप देख सकते हैं निम्न पुरापाषाण काल भी इधर पाकिस्तान सोहन घाटी से ही शुरू होता है और फिर अंदर तक जाएगा, फिर धीरे धीरे वो नर्मदा और तुंगभद्रा तक यहाँ तक आ जाता है मध्य पुरापाषाण काल में, और उच्च पुरापाषाण काल में कर्नाटक आंध्र प्रदेश नीचे तक पहुँच जाता है। इसी तरीके से हम बाकी और सभ्यता संस्कृतियाँ भी देखेंगे, उनमें भी हमें विकास क्रम इसी तरीके से ही दिखाई देगा। आप नोटिस कीजिएगा इस चीज़ को कि यहाँ से जो हमारा विकास है, जो परिवर्तन है वो शुरू होता है और धीरे धीरे वो फिर पूरे भारत में फैल जाता है। उच्च पुरापाषाण काल की अगर हम बात करते हैं, इसमें शल्क और पल्क दोनों ही आ गए थे, यानी वो पपड़ियाँ भी यूज करते थे। जो पपड़ियाँ होती थी उसकी पत्थर की, उनसे औजार बनाते थे क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा धारदार हो जाती थी, और शल्क यानी पत्थर को घिस के वो बहुत ही ज़्यादा उसको नुकीला बना देते थे। इनके जो साक्ष्य मिलते हैं हमें उच्च पुरापाषाण काल के, वो मिलते हैं हमें बेलन घाटी से, छोटा नागपुर, मध्य भारत, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तक जो हमारा पुरापाषाण काल है वो चला गया था। आप मैप में देख सकते हैं, इसमें आपको समझना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। जैसे ये है, हम मिर्ज़ापुर की बात कर रहे हैं, ये यूपी से रिलेटेड है। ये देखिए मिर्ज़ापुर वाला ये जो क्षेत्र है, यहाँ से हमें साक्ष्य मिलते हैं कि जो मनुष्य था वो अब समूह बना के रहने लगा था, साथ ही साथ पशुओं के कुछ अवशेष भी यहाँ से हमें देखने को मिलते हैं। ये है पल्लवरम जिसकी हमने बात की थी, आप देख सकते हैं यहाँ पल्लवरम में मैंने अभी बताया था आपको कि जो रॉबर्ट ब्रुस कुक थे उन्होंने सबसे पहले यहीं पर औजार प्राप्त किए थे, और उन औजारों में भी जो सबसे मुख्य था वो था हैंड एक्स, यानी जो कुल्हाड़ी उसको मिली थी वो यहीं से मिली थी। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं बहुत सारे जो स्थान हैं यहाँ पर, ये हो गया आपका पहलगांव हो गया, डिडवाना हो गया, बुद्ध पुष्कर, और अंदर तक जैसे जैसे आप जाएंगे ये देखिए नदियों के किनारे किनारे ही आपको देखने को मिलेगा कि नदियों के किनारे ही इन्होंने अपने जो स्थान थे वो बनाए हुए थे। ठीक है, तो ये तो थी बात हमारी पुरापाषाण काल के बारे में। इसके साथ ही साथ हम आपको जो हमारा नया लेक्चर आएगा उसमें मध्यपाषाण काल और फिर इसी तरीके से कंटिन्यूटी बना के रखेंगे, और नवपाषाण काल के विषय में भी हम बात करेंगे। उसके बाद फिर हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, किस तरीके से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही अब हम चलते हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और हम पूरा इतिहास इसी तरीके से क्रमबद्ध तरीके से ही आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। थैंक यू सो मच।